नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का देहरादून क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा राम राम। आइए जल्दी से जुड़िए और सभी लोग एक बार तो जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो सभी लाइक करें और सेशन को शेयर करें। रामरूप जी गुड मॉर्निंग, साक्षी शर्मा गुड मॉर्निंग, रामरूप जी गुड मॉर्निंग, मक्खन टिकरिया प्रणाम भाई, इंद्राज मीना जी गुड मॉर्निंग, रामरूप, हेमराज दौसा, महेंद्र कुमार मीना, आशा मीना गुड मॉर्निंग भाई, साक्षी शर्मा, देशराज अजबगढ़, जितेश किरोड़ी। चलो एक बार सेशन को सभी लोग शेयर करें। गजनी गुर्जर भानगढ़, प्रणाम सभी को मेरा राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी प्यारे स्टूडेंट्स को लव यू। बिल्कुल नितिन बालोत, आशा मीना, सुरजाबाई, रामकेश कुमार शर्मा, हेमलता। चलिए जल्दी से एक बार सभी सेशन को शेयर करें ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय को पढ़ने जा रहे हैं जो कई बार एग्जामों में इसके बारे में से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। सरदार प्रजापत गुड मॉर्निंग, नवीन जी गुड मॉर्निंग भाई। चलिए जल्दी से सेशन को शेयर करिए सभी विद्यार्थी, और एक बार सभी जितने यहां ऑनलाइन बैठे हमारे सामने जितने भी हैं वो सभी एक बार लाइक करिए। करंट जी के विद लोकेश जी गुड मॉर्निंग, राज बंसल जी गुड मॉर्निंग भाई, विक्की कुमार, रकम, जीतू, राजमल, मुनेश, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों शेयर करिए सभी एक बार, बड़ा मजा आने वाला आज हम कहते हैं। चलिए एक बार सभी एक बार शेयर करिए, फिर अपने सेशन को अपन शुरू करते हैं। बिल्कुल राजेंद्र मीना जी, कमलेश मीना जी, भूपेंद्र राका गुड मॉर्निंग भाई राका, बिल्कुल महेंद्र सिंह गुर्जर, आपका नाम ले लिया महेंद्र सिंह जी गुर्जर। बिल्कुल मैं सभी का कमेंट पढ़ पा रहा हूं जितने यहां। बिल्कुल गुड मॉर्निंग रामराय जी, सुरेंद्र मीना, लक्की राम मीना, हेमराज दौसा, सभी का नाम ले रहा हूं मैं। एक बार सभी सेशन को शेयर करिए। चलिए देखिए, किसी ने सही कहा है कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। आइए दोस्तों आज हम अपने सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी लोग अधिक से अधिक जुड़े, आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल भूपेंद्र मीना कालाखो, बहुत अच्छी बात है। चलिए आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। बड़ा अच्छा टॉपिक है जहां से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे मित्रों संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जब हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस यूएनओ के बारे में, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहां से चाहे रेलवे की एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे राजस्थान में कोई सा भी कंपटीशन हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे वो वन रक्षक हो, यहां से प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिनसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुमान योगी बिल्कुल। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज हमारे सेशन की। सबसे पहले चीज संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखिएगा और बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज, हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में पढ़ना। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो आपको मैं बात बता देता हूं। वैसे इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945।
24 अक्टूबर 1945 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की। यह ध्यान रखना कि यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। जबकि यह विशेष बात याद रखना कि इस यूएनओ का चार्टर, यानी इस यूएनओ का जो स्थापना का विचार था, यह विशेष गौर से ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना का विचार फ्रांस सिसिको सम्मेलन में रखा गया था। फ्रांस सिसिको सम्मेलन में रखा गया था। एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था मित्रों, और वो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था फ्रांस सिसिको के अंतर अमेरिका में। अब ये जो इसकी स्थापना का विचार, आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसकी स्थापना का विचार कब आया। आपसे सीधा सा पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 और इसका विचार फ्रांस सिसिको सम्मेलन, और ये हुआ था 26 जून 1945। 26 जून 1945 को यह फ्रांस सिसिको सम्मेलन आयोजित किया गया था, और 24 अक्टूबर इस सम्मेलन के बाद यहां सबसे पहले विचार आया फ्रांस सिसिको सम्मेलन में। उस समय यह विशेष ध्यान रखना कि इस सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि आने वाली 24 अक्टूबर 1945 को हम एक बहुत बड़े संगठन यानी यूएनओ की स्थापना करनी है। अब ध्यान रखना, इसकी स्थापना के समय संस्थापक देश, यह कई बार पूछा जाता है कि यूएनओ के संस्थापक देश कितने थे। यूएनओ के संस्थापक देश कितने थे, यह कई बार पूछा जाता है, यह विशेष ध्यान रखना। यूएनओ के संस्थापक देश थे 50 + 1 = 51। यूएनओ के संस्थापक देशों की संख्या क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यह विशेष बात ध्यान रखिए आप लोग। गगन भाटी जी, गोपाल मीना जी, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करें। आशा मीना बिल्कुल 51, रोहितास जी, रामराज जी, राम जी, लोटवाड़ा, राजेश मीना लोटवाड़ा, सभी से मेरा निवेदन है कि एक बार सेशन को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। देखिए, अब ये विशेष ध्यान रखना कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, जबकि स्थापना का विचार फ्रांस सिसिको सम्मेलन 26 जून 1945 को यह विचार आया कि इसकी स्थापना करेंगे। उसके बाद ये इसकी ऑथेंटिक डेट है। ध्यान रखना, इस सम्मेलन के तहत आपसे एक चीज और पूछी जाती है कि इसके संस्थापक देशों की संख्या कितनी है, तो इसके संस्थापक देशों की संख्या यहां 51। अब कहोगे साहब आपने 50 + 1 क्यों लिख दिया, तो मैं आपको बता देता हूं कि शुरू में जब उस पर हस्ताक्षर हुए थे तो हस्ताक्षर के समय केवल 50 देश थे, पर इसमें एक देश भागकर बाद में आकर शामिल हुआ, उस देश का नाम था पोलैंड। अरे क्या नाम था, पोलैंड। तो यह विशेष ध्यान रखना, पोलैंड सबसे अंतिम देश था। यह विशेष ध्यान रखना, पोलैंड एक संस्थापक देश था, पर यह पोलैंड सबसे अंतिम संस्थापक देश कौन सा था, तो अंतिम संस्थापक देश पोलैंड को माना जाता। यह विशेष आपको ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहां 50 + 1 इसीलिए लिखा था कि पोलैंड एक संस्थापक देश था, परंतु यह सबसे अंतिम में आया था। अब विशेष बात यह भी आती है कि भारत यूएनओ का, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक देश है या नहीं। आप सभी को आंसर देना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक देश है या नहीं। यह प्रश्न आपसे पूछा मैंने, फटाफट कमेंट करके बताइए। केवल आपको यस और नो में जवाब देना है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक देश है या नहीं। गीता मीना गुड मॉर्निंग, नितिन बालोत राम राम। चलिए, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का, मक्खन ठिकरिया जी कह रहे हैं नो, तो मैं आपको ये बात, विशेष बात बता देता हूं। गणपत लाल जी यस, प्रजापत, पारस प्रजापत नो, हेमराज बिना यस, शेषराम कसाना यस। इसको बनाने की प्रेरणा कहां से मिली, बिल्कुल पूरे डिटेल्स में समझाएंगे। जेएम मीना सकट, ध्यान रहे आपको,
बिल्कुल नो, यस नो, कुछ नो। अब मैं आपको बता देता हूं कि यह विशेष ध्यान रखना कि भारत इसके संस्थापक देशों में शामिल है। भारत यूएनओ का संस्थापक देश है। यूएनओ का संस्थापक देश है। संस्थापक देश है। यह विशेष बात याद रखना कि भारत यूएनओ का संस्थापक देश है और यह इसमें कब शामिल हो गया था? 1945 में ही शामिल हो गया था। तो यह विशेष बात ध्यान रखना कि भारत यूएनओ का संस्थापक देश है और ये 1945 में ही शामिल हो गया था। किसके अंतर्गत? यूएनओ के अंतर्गत 1945 में शामिल हो गया था। ये विशेष बात ध्यान रखना कि भारत यूएनओ का संस्थापक, कई बार पूछा जाता है कि भारत यूएनओ का संस्थापक देश है या नहीं, तो भारत यूएनओ का संस्थापक देश है। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये किसका संस्थापक देश है, तो ये यूएनओ का संस्थापक देश माना जाता है। किसको? भारत को। अब देखिए दूसरी बात आती है कि अभी एक भैया ने पूछा था कि साहब इसको बनाने की प्रेरणा किससे मिली, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये विशेष ध्यान रखना कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका नामकरण, ये विशेष बात याद रखना कि इसका नामकरण यानी किस व्यक्ति की देन है, उस व्यक्ति के द्वारा इसका नामकरण किया गया। तो एक अमेरिकी राष्ट्रपति था जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, जिसको कहते थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा उस व्यक्ति के द्वारा इस यूएनओ को बनाने की प्रेरणा मिली और उसी ने इसका नामकरण किया। और उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो ध्यान रखना, उस व्यक्ति का नाम था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो ये व्यक्ति था, इस फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा इसको संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने की इस व्यक्ति से प्रेरणा मिली थी। ये विशेष बात ध्यान रखना, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने यूएनओ का क्या किया था? नामकरण किया था। विशेष बात यह है मेरे मित्रों कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति रह चुका ये व्यक्ति। अमेरिका का क्या रह चुका? तो यह ध्यान रखना, अमेरिका का राष्ट्रपति भी रह चुका यह व्यक्ति, जिसने इस यूएनओ का क्या किया था? नामकरण किया था। यह विशेष बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने इस संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या किया था? नामकरण किया था। क्या किया था? नामकरण। बिल्कुल आशा मीना रूजवेल्ट सर, आज तो आग ही लगा दिया आपने। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आग से मुझे एक किस्सा याद आ गया। आग से मुझे एक किस्सा याद आ गया। ओनली आर्मी ब्रांड कह रहे हैं आग लगा दी। चलिए, ओनली 30 सेकंड की एक बात है। एक बार एक गांव में आग लगी हुई थी। एक बार एक गांव में आग लगी हुई थी। उस आग के अंदर, वो आग एक गरीब व्यक्ति के घर लगी हुई थी। उस आग के अंदर उस गरीब व्यक्ति का जितना भी सामान था वो सब जलकर राख हो गया और कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े मां बाप, वो भी उस आग के अंदर जल रहे थे। वहां लोग चिल्ला रहे थे। अब वहीं उस दृश्य को एक चिड़िया और एक बंदर देख रहा था। जब उस गांव में लगी हुई आग के दृश्य को जब एक बंदर और एक चिड़िया देख रहा था, तो जब उस चिड़िया ने उस आग को देखा कि लोग जल रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, तो उस चिड़िया से रहा नहीं गया और उस चिड़िया ने वहां से उड़ी और उड़कर वो पोखर पे गई, तालाब में गई और अपनी चोंच में पानी भरा और पानी भरकर उस आग के ऊपर डालती। जैसे ही उस तालाब में जाती, चोंच में पानी लेकर उस आग में डालती, जैसे ही तालाब में जाती और उस चोंच में लेकर उस पानी को उस आग पे डालती। जब दूर बंदर बैठा बैठा इस दृश्य को देखकर हंस रहा था, और जब वो बंदर हंस रहा था तो उस बंदर ने उस चिड़िया से क्या कहा कि ये बुझाएगी आग, ये बुझाएगी आग। जब उस चिड़िया ने कहा कि आग बुझे या ना बुझे,
आग बुझे या ना बुझे, पर यह बात जरूर सुन लेना कि आगे भविष्य में जब जब आग के बारे में चर्चा होगी, जब आगे भविष्य में जब जब आग के बारे में चर्चा होगी, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा और तेरा नाम दांत निकालने वालों में आएगा, तेरा नाम दांत निकालने वालों में आएगा। चलिए एक बार सेशन को शेयर करिए। बिल्कुल, चलिए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट था, उस रूजवेल्ट ने इस यूएनओ का क्या किया था, नामकरण किया था। इस व्यक्ति के द्वारा यहां पर नामकरण किया गया था। यह विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको यह विशेष भी बात याद रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हमसे पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषा, तो यह विशेष ध्यान रखना कि इसमें कुल भाषाएं कितनी है। पहले तो यूएनओ में कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग होता है, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। पिछले बार एसएससी जीडी में पूछा गया था, पिछले बार एसएससी जीडी में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे इस प्रकार आपसे पूछेगा कि इसकी कुल भाषाओं की संख्या तो मित्रों 6 है। कुल भाषाएं कितनी है, 6। पर यह विशेष ध्यान रखना कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाओं का प्रयोग होता है, पर इसकी आधिकारिक भाषाएं 2 ही है, एक तो अंग्रेजी है और एक फ्रेंच है। यह विशेष ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग हुआ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 6 भाषाओं का प्रयोग हुआ है। यह विशेष बात ध्यान रखना। जबकि आधिकारिक भाषा के बारे में आपसे पूछा जाए तो आधिकारिक भाषाएं कितनी होती है, यह विशेष ध्यान रखना। आधिकारिक भाषाएं 2 ही है। बिल्कुल मक्खन टिकरिया दिलखुश, बिल्कुल 6। इसकी मूल भाषा क्या है, तो जेएम मीना सकरजी, इसकी मूल भाषाएं 2 है। फर्स्ट नंबर पे अंग्रेजी है, सेकंड नंबर पे फ्रेंच है। यह विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बात तो जितने भी भाई देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें। अब चलिए, इसकी 6 भाषाएं हैं यहां पर, वो 6 भाषाएं कौन कौन सी आपको बता देते हैं, यह विशेष ध्यान रखना। सबसे पहले है अंग्रेजी के बाद में है फ्रेंच। अब ये ध्यान रखना, ये दोनों इसकी आधिकारिक भाषा है, अंग्रेजी और फ्रेंच। तीसरे नंबर पे आती है चीनी के बाद में चौथे नंबर पे आती है अरबी के बाद में आती है स्पेसनीस। ये विशेष बात आपको ध्यान रखना। 5वें नंबर पे स्पेसनीस है। 6ठे नंबर पे आती है रूसी। 6ठे नंबर पे कौन सी आती है, रूसी। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखना है कि यहां टोटल कितनी भाषाएं हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल भाषाओं की संख्या 6 है। पर अगर अब आपसे पूछा जाए कि इसमें आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है, तो यह विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है। तो देखिएगा, आधिकारिक भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है, तो इसकी आधिकारिक भाषा 2 है। एक तो है अंग्रेजी और एक है फ्रेंच। ये विशेष बात आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट नंबर पे अंग्रेजी और सेकंड नंबर पर फ्रेंच आती है। तो आधिकारिक भाषाएं कितनी हो गई, तो इसकी आधिकारिक भाषाएं 2 हो गई। सभी विद्यार्थियों इस लिंक को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद करण जी के विद लोकेश। अब देखिए, आधिकारिक भाषाओं की संख्या 2 है, जबकि इसकी कुल मूल भाषाएं हैं, वो मूल भाषाओं की संख्या कितनी है, 6। ये विशेष बात ध्यान रखना। इसका नामकरण किसने दिया था, फ्रैंकलिन, जो रूजवेल्ट था अमेरिका का राष्ट्रपति, उसने इसका नामकरण किया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। स्थापना का विचार फ्रांसीसी को सम्मेलन 26 जून 1945 को आया। उस समय संस्थापक देश 51 थे, जिसमें अंतिम देश पोलैंड था। भारत यूएनओ का संस्थापक देश है, और भारत यूएनओ का संस्थापक देश कब बना था, 1945 में बना था। एक चीज और याद रखना कि जब भारत यूएनओ का संस्थापक देश बना था, तो भारत की ओर से हस्ताक्षर करने वाले रामास्वामी मुदालियर था। यह विशेष बात याद रखना कि जब यह बात का जिक्र चल रहा था,
रामास्वामी मुदालियर। ये वो व्यक्ति था जिसने भारत की ओर से संस्थापक देश जब बने थे तो उसमें भारत की ओर से हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कौन था? तो रामास्वामी मुदालियर था। जब भारत 1945 में संस्थापक देश बना तो उस समय सभी देशों के हस्ताक्षर हुए थे, तो भारत की ओर से हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कौन था? तो उस व्यक्ति का नाम था रामास्वामी मुदालियर। रामास्वामी मुदालियर। राजगुजर, बादल पल गलोटी, कबीर मीना, राजवीर फागना, बहुत अच्छी बात है आप सभी का। तो ध्यान रहे आप लोगों को, एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे मेरे मित्रों यूएनओ के बारे में। यूएनओ, तो यूएनओ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यूएनओ क्या है। अब देखिए नेक्स्ट बात आती है यूएनओ के बारे में। इतनी बातें चली कि यूएनओ का ध्वज कब अपनाया, तो इस यूएनओ का ध्वज कब अपनाया, यह बात विशेष बात ध्यान रखनी है आपको। यूएनओ का ध्वज अपनाया था 25 अप्रैल 1945 को। यूएनओ का ध्वज कब अपनाया गया था, तो यूएनओ का ध्वज अपनाया गया था 25 अप्रैल 1945 को। अब 25 अप्रैल 1945 को जब यूएनओ का ध्वज था, तो इस यूएनओ के ध्वज में जैतून की पत्तियां हैं। इसका जो प्रतीक है वो है जैतून की पत्तियां। यूएनओ के ध्वज में किसका चिन्ह है, तो यह विशेष बात याद रखना, यूएनओ के ध्वज में जैतून की पत्तियां हैं। ये जैतून की जो पत्तियां हैं ये शांति का प्रतीक है। ये विशेष बात भी आपको ध्यान रखना है कि यूएनओ की जो पत्तियां, इसमें यूएनओ के ध्वज में जो पत्तियां लगाई गई है जैतून की, वो शांति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक माना जाता है। तो ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है कि किसका प्रतीक माना जाता है, तो शांति का प्रतीक माना जाता है। वैसे भी आपको बात बता दें कि ये जो यूएनओ है, इस यूएनओ का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य भी यही है विश्व में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। विश्व में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, सुरक्षा की स्थापना, ये मकसद ही हमारी यूएनओ का है। और यूएनओ का जो राष्ट्रीय ध्वज है, उस यूएनओ के राष्ट्रीय ध्वज के अंतर्गत जो चीजें हैं वो जैतून की पत्तियां हैं। और वो जैतून की पत्तियां भी किसका है, तो ये विशेष ध्यान रखना, वो जो जैतून की पत्तियां हैं वो भी शांति का प्रतीक है। ये विशेष बात आपको ध्यान रखना कि यूएनओ का वर्ल्ड में क्या उद्देश्य है। ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि यूएनओ का वर्ल्ड में क्या उद्देश्य है। तो यूएनओ वर्ल्ड के अंदर एक तो शांति और एक सुरक्षा पर काम करता है। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। आई बात समझ में। आगे नेक्स्ट बात देखिए बेटा, यहां पर यह विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि यूएनओ का मुख्यालय कहां है। यूएनओ का मुख्यालय कहां है, यह विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है, जो बहुत बार पूछी जाती है। और इसका मुख्यालय जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यूएनओ का मुख्यालय कहां है। यूएनओ का मुख्यालय कहां है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यूएनओ का मुख्यालय जे.एम. मीना सकट, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए क्योंकि धैर्य ही तो सब कुछ है। हिम्मत रखिए, थोड़ी सी थोड़ा धैर्य बना के रखिए। इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है और इसका मुख्यालय कहां है ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये विशेष बात ध्यान रखना कि इसका मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप, ये विशेष ध्यान रखना, मैनहट्टन द्वीप। ये विशेष बात ध्यान रखना कि मैनहट्टन द्वीप कहां है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। ये विशेष बात ध्यान रखना। और ये मैनहट्टन द्वीप अमेरिका के अंदर पड़ता है और अमेरिका के भी कौन से शहर में पड़ता है, आपसे ये बात जरूर पूछी जाएगी। ये विशेष बात ध्यान रखना। बिल्कुल सभी के कमेंट आ रहे हैं, इसको मत भूलना। बिल्कुल सही बात है। अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क
और न्यूयॉर्क कहां पड़ता है? अमेरिका में। और अमेरिका का न्यूयॉर्क सभी जानते हैं, पर कई बार न्यूयॉर्क ऑप्शन में नहीं होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना, इसको मत भूलना आप लोग, मैनहट्टन को मत भूलना। मैनहट्टन एक द्वीप है, एक टापू है, उस टापू के अंदर न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका क्या है? मुख्यालय बना हुआ है। यह विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल छुट्टन मीना जी 24 एकड़ में, बहुत अच्छी बात है। आशा मीना न्यूयॉर्क, बिल्कुल सभी ये ध्यान रखें न्यूयॉर्क के अंदर है। दूसरी बात आती है इसके मुख्यालय के बारे में, दूसरी बात आती है कि इसकी कुल सदस्य संख्या, यूएनओ की कुल सदस्य संख्या कितनी है? ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसके कुल सदस्य कितने हैं। जल्दी से कमेंट करिए कुल सदस्य। अब ध्यान रखना, संस्थापक देशों की संख्या पूछे तो उस समय 51 थी, पर अब ये बढ़ चुकी है, अब ये वर्तमान में बढ़ चुकी है। ये इस बात का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब इसकी कुल सदस्य संख्या 193, यूएनओ की कुल सदस्य संख्या 193 है। यह विशेष बात याद रखना है। अभी भी इसमें कई देशों ने आवेदन किया हुआ है, परंतु कोविड-19 के कारण उन्हें दर्जा नहीं मिल सका है। अभी 193 है, और 193वां जो देश था वो 2011 में शामिल हुआ था, और उस देश का नाम है दक्षिणी सूडान। कौन सा देश है? दक्षिणी सूडान। ये विशेष बात याद रखना कि दक्षिणी सूडान इसका 193वां सदस्य है। ये विशेष बात आपको ध्यान रखना आप लोगों को कि इसमें कुल टोटल बिल्कुल 193। हेमलता जी बिल्कुल आपके कमेंट में देख पा रहा हूं। CS मीना हरिपुरा, नाहर सिंह मीना, मक्खन टिकरिया, दक्षिणी सूडान, बिल्कुल इसमें 193 टोटल सदस्य संख्या 193। वो 2011 में शामिल हुआ था, और उस देश का नाम था दक्षिणी सूडान। ये ध्यान रखना, पहले सूडान ही था, पर इसके दो भाग हो गए, एक उत्तरी सूडान, एक दक्षिणी सूडान। जैसे कोरिया था ना, कोरिया के भी दो भाग हो गए, एक उत्तर कोरिया और एक दक्षिण कोरिया। और ये विशेष ध्यान रखना, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कितने डिग्री चैनल पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना कि एक देश था कोरिया के दो पार्ट हो गए, एक उत्तर कोरिया और एक दक्षिण कोरिया। दोनों के बीच में कितना डिग्री चैनल है? 38 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री है? 38। ऐसे भी याद नहीं रहे तो इस बात को ध्यान रखना। एक बार एक महिला थी, उस महिला के 38 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 38। अब एक दिन अपने इन बच्चों को लेकर वो अपने जब पीहर जा रही थी, सभी बच्चों को अपने मामा के घुमाने ले जा रही थी, इन 38 बच्चों को। तो वो अपने बच्चों को लेकर दौसा बस स्टैंड पर पहुंच गई, और एक बस, जैसे ही बस आई तो बस में अपने बच्चों को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब वो बस कुछ आधी सी पहले से भरी हुई थी, 38 की लाइन ये लग गई, एक खुद 39 हो गई। अब वो 38 की लाइन लगी तो इसके आधे बच्चे उस बस में आ गए और आधे बाहर रह गए, यानी बस ठसाठस भर गई, यानी बस बिल्कुल छकाछक भर गई। अब वो आधे बच्चे तो बाहर रह गए और आधे बच्चे अंदर रह गए। इन 38 बच्चों में से आधे बाहर रह गए, आधे अंदर रह गए। अब कुछ यात्री आ रहे थे, उस महिला से कहा कि तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया। जब वो महिला कर, यानी उसका मतलब ये था कि ऐसा नहीं कहा उसने कि तूने ये 38 बच्चे, नहीं, ऐसा नहीं कहा। उसने ये कहा कि तूने ये क्या किया, या तो कोई खाली बस लेती, या फिर तू बिल्कुल इसको हाफ करके लाती, आधे लाती। अब वो बच्चे थे तो कुछ यात्री कह रहे थे कि भाई या तो कंडक्टर कह रहा था कि या तो इनको चढ़ा या इनको उतार। जब वो महिला को गुस्सा आ गया, जब वो महिला कह रहे हैं कि इन 38 बच्चों के लिए कहा कि ये 10 भी कोरिया और ये उत्तर भी कोरिया। बस में भीड़ इतनी छकाछक थी कि वापस नहीं उतरा जा रहा था बच्चों से, और बाहर खड़े थे वो ये थे कि वो अंदर नहीं जा रहे थे। जो महिला कह रही कि 10 भी कोरिया और ये उत्तर भी कोरिया, 10 भी कोरिया को मतलब दक्षिण कोरिया और उत्तर भी कोरिया को मतलब उत्तर कोरिया। तो ध्यान रखे दोनों के बीच में कितने डिग्री चैनल आता है? 38 डिग्री चैनल आता है। ये विशेष बात ध्यान रखे। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं आपको। तो ये इसके कुल सदस्य संख्या 193। ये विशेष बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी। क्या सर जी पूरा जिला उसी का था क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, पूरा जिला उसी का था, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल। भारत कौन से नंबर पर है? भारत प्रारंभ से, ये विशेष ध्यान रखना JM मीना जी सकट
कि भारत प्रारंभ से ही यूएनओ का सदस्य है, तो नंबर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि भारत बाद में शामिल होता। जरूर नंबर मिल सकता था कि भारत तो इसके संस्थापक देशों में शामिल है यूएनओ के में। इसलिए जे मीना सकट जी विशेष ध्यान रखे, यहां भारत का कोई नाम यानी नंबरिंग नहीं है, नंबर उसी को मिलता है जो बाद में आता है। यहां तो प्रारंभिक सदस्य थे हम लोग। आई बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं है, आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा टॉपिक बड़ा है तो इसलिए थोड़ा हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर एक बात विशेष और पूछी जाती है, बेटा ध्यान रखें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि यहां क्या चीज है वो, कि इसके महासचिव के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। यह विशेष ध्यान रखना कि इसका महासचिव कौन है, तो यह विशेष ध्यान रखना बेटा एंटोनिया गुटेरस। एंटोनिया गुटेरस, और ये एंटोनिया गुटेरस इस संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है। इनका संबंध पुर्तगाल से है। इनका संबंध कहां से है? पुर्तगाल से है। और ये वर्तमान में एंटोनिया गुटेरस हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है? महासचिव है। ये विशेष बात ध्यान रखना, ये क्या है? महासचिव। एंटोनिया गुटेरस का संबंध कहां से है? तो ये विशेष बात भी ध्यान रखना कि एंटोनिया गुटेरस का संबंध पुर्तगाल से है। कहां से है भाई? पुर्तगाल से। आशु मीना गुड मॉर्निंग भाई। बिल्कुल एंटोनिया गुटेरस, ये विशेष बात ध्यान रखना। और ये एंटोनिया गुटेरस कब बना था? 1 जनवरी 2017 से है। ये 1 जनवरी 2017 से अब तक ये चल रहा है। ये विशेष बात ध्यान रखना आप लोगों को कि एंटोनिया गुटेरस संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? तो एंटोनिया गुटेरस संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है। एक बार सभी शेयर करिए, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल चुटनलाल मीना जी 9वें नंबर पर, बहुत अच्छी बात है। बान की मून का स्थान लिया है, बहुत अच्छी बात है कि बान की मून का स्थान लिया है। पर यह विशेष ध्यान रखना वो बातें बहुत पीछे गई। 1 जनवरी 2017 से है, यह विशेष ध्यान रखना। बिल्कुल 9वें नंबर पे आ रहे हैं ये, यानी अगर आपसे पूछा कि ये कौन से नंबर के हैं तो ये 9वें नंबर के हैं। ये भी विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लोकेश बिंद्रवाड़ा जी, सर थोड़ी देर काम करने लगा, कोई बात नहीं है। चलिए जल्दी करिए। स्क्रीनशॉट हो गया आप सभी का? सीएम मीना हरिपुरा हेमराज, बिल्कुल 2017 से। रामलाल बिल्कुल 9वें नंबर पे, 9वें नंबर के हैं ये लोग, ये विशेष ध्यान रखें। चलिए आगे की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आप सभी का। दूसरी विशेष बात, एक चीज और याद रखनी है कि यह कई बार पूछा जाता है कि यूएनओ के अंगों के बारे में, कि यूएनओ को कुल कितने अंगों में विभाजित कर रखा है। तो यूएनओ के कुल अंग कितने हैं? तो मेरे दोस्तों यूएनओ के कुल अंगों की संख्या कितनी है? 6 है। अरे कितनी है? यूएनओ के कुल अंगों की संख्या 6 है। अब वो 6 कौन कौन से, ये विशेष बात ध्यान रखना। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यूएनओ के कुल सदस्य संख्या 6 है। यूएनओ के जो अंग है वो अंगों की संख्या कितनी है? 6 है। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अंग और यूएनओ के कुल अंगों की संख्या 6 है। इसमें सबसे पहले जो अंग आता है उस अंग के बारे में अगर मैं बात करूं नंबर 1 पे, तो नंबर 1 पे आता है महासभा। नंबर 1 पे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला अंग माना जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला अंग जिसे कहते हैं, वो पहला अंग है जो उसका नाम है महासभा। ये विशेष ध्यान रखना कि ये जो महासभा है ये यूएनओ का सर्वोच्च अंग है। यूएनओ का सर्वोच्च अंग है। 6 अगर दे दे, अगर आपसे पूछे कि यूएनओ का सर्वोच्च अंग कौन सा है, तो यह विशेष बात ध्यान रखनी होगी कि यूएनओ का सर्वोच्च अंग महासभा को माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो महासभा है इसको सर्वोच्च अंग माना जाता है। यह विशेष बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा, इसका कार्य क्या है, तो आपको यह भी विशेष बात ध्यान रखनी है। इसका कार्य नीति
निर्माण, नीति निर्माण में सहायक। संयुक्त राष्ट्र संघ में जितनी भी नीतियों का निर्माण होता है, उन नीतियों का निर्माण के लिए एक सभा बना रखी है, उसका नाम है महासभा। जितनी भी नीतियां यहां से पारित होती है, वो सभी नीतियां महासभा के अंतर्गत होती है। विशेष ध्यान रखना कि संयुक्त राष्ट्र संघ में नीति निर्माण का कार्य कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में नीति निर्माण का कार्य महासभा करती है। बिल्कुल। अंगूरलाल मीना जी, सर पहले नंबर का कौन था? तो पहले नंबर का आपको बता देते हैं, ट्रिग वैली। ये ध्यान रखना, अमेरिकन ट्रिग वैली, ये इसका पहला महासचिव है। ये विशेष बात ध्यान रखना, आपका ये प्रश्न हमसे पूछा गया था और ये मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें तो यहां अगर हमसे कार्य के बारे में अगर हमसे पूछा जाता है, तो यह विशेष बात ध्यान रखना कि नीति निर्माण में सहायक है। दूसरी बात है कि इस महासभा के अंतर्गत इसमें कुल 6 समितियां शामिल होती है। इसमें कुल 6 समितियां शामिल है, कुल 6 समितियां हैं, 6 समिति है। तो अगर हमसे पूछे कि महासभा के अंतर्गत कुल कितनी समितियों को शामिल किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 समितियां इस महासभा में शामिल है। और यह महासभा यूएनओ का सर्वोच्च अंग माना जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में नीति निर्माण का कार्य करता है। दूसरे नंबर का नाम आप सभी ने सुन रखा है और आप सभी जानते हो, जिसे कहते हैं सुरक्षा परिषद। दूसरा जो अंग माना जाता है उसे कहते हैं सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। और ये सुरक्षा परिषद इसका कौन सा अंग माना जाता है? तो यूएनओ का दूसरा अंग है। वो पहला सर्वोच्च अंग था और ये यूएनओ का दूसरा अंग माना जाता है। तो यूएनओ का दूसरा अंग किसको माना जाता है? तो यूएनओ का दूसरा अंग सुरक्षा परिषद को माना जाता है। अब हमसे बात पूछी जाती है कि सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है, यह विशेष बात आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है मेरे मित्रों, वो कार्य है अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति प्रदान करना, सुरक्षा एवं शांति प्रदान करना, यह इसका काम होता है। अब महासभा तो केवल नीति निर्माण का कार्य करती है, वो तो केवल नीति निर्माण का कार्य करती है, पर जो सुरक्षा परिषद है, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। ये केवल लोगों को, यानी अंतरराष्ट्रीय जितने भी देश हैं, उन्हें सुरक्षा एवं शांति प्रदान करना सुरक्षा परिषद का काम है। आप सभी ने सुरक्षा परिषद के बारे में सुना होगा कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य संख्या क्या है? कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। कुल सदस्य कितने हैं सुरक्षा परिषद में? कुल सदस्य फटाफट आप जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार सभी लोग लाइक करिए वीडियो को और एक बार शेयर करिए ताकि और लोग हमसे जुड़ सके। बिल्कुल। रिंकू बैरवा जी, वर्तमान में कौन सा अंग काम नहीं कर रहा है, यानी आपको बताएंगे जो इसका जो वर्तमान जो, अगर हम उसकी समिति के बारे में बात करें तो एक न्यास परिषद है, जिसने अभी हाल ही में इसका यानी हड़ताल पे चल रहा है, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है कि यूएन जो सुरक्षा परिषद है, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, यानी दुनिया के अंतर, यानी इसे विश्व में सुरक्षा प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड का सुरक्षा प्रहरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये विशेष बात आपको ध्यान रखना कि दुनिया का सुरक्षा प्रहरी कौन है, पूरे वर्ल्ड की रखवाली करने वाला कौन है, तो वो सुरक्षा परिषद है। आपसे इसकी सदस्य संख्या बहुत अच्छी, श्यालावास की पावन धरती से नमस्कार, खेमराज मीना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप सभी के आंसर सही आ रहे हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, बाद में आपको स्क्रीन पर ले आऊंगा।
तो इसके कुल सदस्य संख्या की बात करें तो इसमें कुल सदस्य संख्या 15 है। अब इस 15 सदस्यों में से देखिएगा कि 5 सदस्य तो स्थायी होते हैं। 5 जो सदस्य हैं वो सदस्य क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। उनके पास वीटो पावर होता है, उनके पास वीटो पावर है। तो स्थायी सदस्य संख्या अगर पूछे कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य संख्या कितनी है, तो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य संख्या कितनी है, 5 है। ये विशेष बात ध्यान रखना, ये परमानेंट है। अब आपसे पूछेगा कि वो स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो देखिए वो स्थायी पूछे, नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं चीन, नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं अमेरिका, अमेरिका के बाद में अगर मैं बात करूं तो फ्रांस, फ्रांस के बाद में अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन, और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रूस। ये 5 देश वो हैं जिनके पास वीटो पावर है, जिनके पास वीटो पावर है। ये विशेष बात ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। संदीप मेरवाल जी पूछ रहे हैं कि सर वीटो पावर क्या होता है। तो देखिए वीटो, वैसे इसका मैं मतलब समझा देता हूं। वीटो का मतलब क्या होता है, ये विशेष ध्यान रखना। वीटो का मतलब होता है रोकना। वीटो का मतलब क्या होता है, रोकना। ध्यान रखना संदीप जी। और एक होता है पावर। पावर का मतलब आप सभी लोग जानते हो, पावर का मतलब होता है शक्ति, यानी किसी भी बिल को या किसी भी अधिकार को रोकने की क्या हो, शक्ति। जैसे भारत ने यूएनओ में स्थायी सदस्यता का दावा किया तो चाइना ने वीटो पावर लगाकर भारत की सदस्यता में टांग अड़ा दी, क्योंकि इसने, चाइना ने उसमें क्या लगा दिया, वीटो पावर लगा लिया। तो यह विशेष ध्यान रखना, जिस समय भी हमको इसने रगड़ के रख दिया था। क्यों? क्योंकि इसने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। वीटो का मतलब होता है रोकना, मैं मना करता हूं। बिल्कुल सही बात है। पावर का मतलब होता है शक्ति। ये विशेष ध्यान रखना कि वीटो पावर क्या है। संदीप मेरवाल जी समझ में आ गया ना। वीटो का मतलब होता है रोकना, पावर का मतलब होता है शक्ति, यानी रोकने की शक्ति। जैसे भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, और जब भारत का राष्ट्रपति वीटो पावर का इस्तेमाल करता है तो बहुत सारी चीजें, यानी कोई भी बिल वगैरह होता है उसको अपने पास रोक कर रख लेता है, यानी उसको पारित नहीं होने देता है। तो ये विशेष ध्यान रखना, राष्ट्रपति के पास भी वीटो पावर होता है। अब ये बात है, चलिए वीटो पावर का मतलब समझ में आ गया। अगर भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका आंसर हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखिए आगे, अब इन 15 के अंदर से 10 सदस्य ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं। 10 सदस्य ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं। यह विशेष बात याद रखना, ये अस्थायी होते हैं, यानी 10 सदस्य इसके क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये विशेष ध्यान रखना। और ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, क्योंकि इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो ध्यान रखना इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये विशेष बात ध्यान रखनी होगी आपको। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और ये अस्थायी होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भारत हाल ही में इसका 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। यानी भारत कितने बार अस्थायी सदस्य रह चुका है, तो भारत इसका 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। यह विशेष बात ध्यान रखना, भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया, 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। यह विशेष ध्यान रखना, अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो भारत कितने बार इसका अस्थायी सदस्य चुना गया, तो भारत 8 बार इसका अस्थायी सदस्य चुना गया था। यह विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो हम इसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे थे यूएनओ के बारे में। तो यूएनओ के बारे में हम लोग यहां से बात कर रहे थे। ये विशेष बात ध्यान रखना बेटा कि सुरक्षा परिषद में पहुंच गए। इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ता हूं, मैं आपको आगे की ओर बताता हूं जल्दी से। चलिए, इसका जो चौथे नंबर का जो यानी इसका जो तीसरे नंबर
तीसरे नंबर की जो समिति है उस समिति को किस नाम से जाना जाता, तो ध्यान रखना आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, वो इसकी तीसरे नंबर की समिति है। और इस समिति का कार्य क्या होता है कि यानी केवल आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करती है ये, यानी किसी में भेदभाव आदि चीजों को मिटाना। तो भेदभाव किसी भी देश को लेकर अगर भेदभाव हो जाता है या उसमें आर्थिक मामलों को लेकर कोई बात बिगड़ जाती है या फिर उन सबके बीच में समन्वय कराने का काम होता है, तो ये चीजें इसकी होती है, ये भेदभाव, आर्थिक समन्वय आदि, यानी उसका केवल सामूहिक कार्य है इसका, किसी भी देश को लेकर। देखो बेटा, एक परिवार में ऐसे भी लोग रहते हैं जो वापस मना भी लेते हैं, वो इसका काम होता है। इसके बाद में आता है चौथे नंबर पे न्यास परिषद। चौथी जो समिति है उसको कहते हैं न्यास परिषद। न्यास परिषद इसका चौथा अंग है, यह विशेष बात आपको ध्यान में रखना है कि इसका चौथा अंग क्या कहलाता है, तो इसका चौथा अंग कहलाता है न्यास परिषद। बिल्कुल रीट भी होती है सर जून अनुच्छेद 32 में। कहां पहुंच गए आप, क्या कह रहे हैं लाला चांदपुर जी, समझ में नहीं आ रहा। अनुच्छेद 32 में 51 क्या समझ में नहीं आया, थोड़ा सही लिखिए ताकि हमारे समझ में आए। अब देखिए, ये जो न्यास परिषद है इसमें क्या है, इसमें सभी प्रशासनिक कार्य होते हैं। तो प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्यों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रशासनिक कार्य करने का जो अधिकार होता है वो केवल न्यास परिषद का होता है। बिल्कुल, क्या कह रहे हो लाला चांदपुर जी, दोबारा लिखो, क्या लिख रखा है नरेश मीना 31 में, समझा नहीं मैं कुछ कि आप क्या कह रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो 5वां नंबर का आता है उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। 5वां जो अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, यह विशेष बात ध्यान रखना कि अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है, यह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसका 5वां अंग है। और इसका जो छठा अंग माना जाता है वो छठा अंग है इसका सचिवालय। सचिवालय, इस प्रकार इसके कुल टोटल कितने अंग है, तो इस प्रकार इसके कुल टोटल 6 अंग माने जाते हैं, ये विशेष ध्यान रखना। और सचिवालय में क्या कार्य होता है ये भी ध्यान रखना। इसमें महासचिव जो एंटोनिया गुटेरस है वह या एवं यूएनओ के सभी कर्मचारी, यूएनओ के सभी कर्मचारी शामिल है। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि जैसे इसमें यूएनओ और महासचिव यानी सभी कर्मचारी शामिल है। सचिवालय का मतलब होता है सेक्रेटरीट। अपने राजस्थान का सचिवालय सेक्रेटरीट जयपुर में है ना, जिसके अंदर मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक का सारा जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो सब इसके अंतर्गत आता है सेक्रेटरीट में। इसका भी अपना एक स्वयं का 6 नंबर का सचिवालय है, इसमें महासचिव और यूएनओ के सभी कर्मचारी शामिल है, ये विशेष ध्यान रखना। अब इसका जो 5वां नंबर का हमारा ये रह गया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसको भी थोड़ा आपको डेस्क्रिप्ट में बताऊंगा, जस्ट अभी बताऊंगा इसके बारे में भी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में ध्यान रहे आप लोगों को, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ के कौन से नंबर का अंग है मेरे दोस्तों, तो ये है 5वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, ये 5वें नंबर का अंग माना जाता है यूएनओ का, या इसको कह सकते हो आप आईसीजे, आईसीजे, इसका मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे का मतलब होता है, यह विशेष ध्यान रखना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसका कौन से नंबर का है, यह विशेष ध्यान रखना, तो यह 5वां नंबर का है। यह विशेष ध्यान रखना कौन से नंबर का है, 5वां। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसके बारे में पूछी जाए कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई। स्थापना गौर से सुनिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। इसकी स्थापना हुई 3 अप्रैल, ये विशेष बात ध्यान रखना, 1948। 3 अप्रैल 1948, ये विशेष बात ध्यान रखना, 3 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। दूसरी बात आती है कि इसका मुख्यालय कहां है साहब, इसका मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय बताइए फटाफट, कहां है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, फटाफट जल्दी से बताइए। बादल गहलोती 50वें, समझ में नहीं आया भाई क्या करें। आशा मीना 1946, जल्दी से, सॉरी, जल्दी से करिए भाई, जल्दी से बताइए। जल्दी कीजिए। इसका मुख्यालय नीदरलैंड का हैंग शहर है, हैंग, और ये हैंग कहां है, नीदरलैंड में है। ये विशेष बात आपको ध्यान रखना, नीदरलैंड के अंदर, हैंग के अंदर एक पैलेस बना हुआ है और उसको कहते हैं शांति महल। तो नीदरलैंड हैंग के शांति महल में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का क्या बना हुआ है, मुख्यालय बना हुआ है। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी होगी। दूसरी बात है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की, कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल सदस्य कितने हैं, कुल सदस्य, तो इसमें कुल सदस्य संख्या 193 है। कुल सदस्य संख्या कितनी है, 193 है। फिर पूछेगा कि इसकी आधिकारिक भाषा क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में आधिकारिक भाषा, तो यह भी विशेष ध्यान रखना, इसकी आधिकारिक भाषा जो यूएनओ में है वो यहां है। फर्स्ट नंबर पे है अंग्रेजी, सेकंड नंबर पे है फ्रेंच, और पहले नंबर पे आती है अंग्रेजी। इसकी 2 आधिकारिक क्या है, भाषाएं हैं। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब दूसरी बात आती है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी जाती है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश कितने बैठते हैं। इसमें कुल न्यायाधीश कितने बैठते हैं, तो ध्यान रहे आपको, इसमें कुल न्यायाधीश 15 होते हैं। कुल न्यायाधीश 15 होते हैं। यह विशेष बात ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश कितने होते हैं, तो 15 होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इसके अंतर्गत कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 9 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। और इसमें कुल टोटल जो न्यायाधीश बैठते हैं, वो कुल टोटल न्यायाधीश कितने बैठते हैं, तो वो 15 बैठते हैं। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है, ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो ये एक चीज और बताओ कि ये जो 15 है, ये विशेष बात ध्यान रखना कि ये जो 15 है ना, इन 15 के अंदर अगर मैं बात करूं, इसमें से अफ्रीका महाद्वीप की अगर मैं बात करूं, तो अफ्रीका महाद्वीप से 3 न्यायाधीश आते हैं। अगर मैं अमेरिका से बात करूं, तो अमेरिका महाद्वीप से भी कितने न्यायाधीश आते हैं, 3 आते हैं। ये विशेष बात ध्यान रखना। अगर मैं अमेरिका की बात करूं, बिल्कुल 9 ईयर्स का होता है, बिल्कुल मैं आप सभी के कमेंट देख रहा हूं, ये विशेष ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं एशिया के अंदर, विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, अगर मैं बात करूं एशिया के अंतर्गत कि एशिया महाद्वीप में से कितने आते हैं, तो एशिया महाद्वीप में से 3 आते हैं। एशिया महाद्वीप में से कितने आते हैं, 3, और एक और बच गया यूरोप। और यूरोप की अगर मैं बात करूं, तो यूरोप से कुल टोटल कितने आते हैं, 7। अरे कितने आते हैं, 7। 7 और 3 कितने होते हैं, 10, और 10 और 2 12 और 3 15। कि ये 15 न्यायाधीशों का बंटवारा कैसे होता, तो अफ्रीका से 3, अमेरिका से 2, एशिया से 3, यूरोप से 7 न्यायाधीश इसके अंतर्गत बैठते हैं। ये विशेष बात ध्यान रखें आप लोग।
हेलो सर कोचिंग कब खुलेगी, बता देंगे जब तक आप यहां पर अध्ययन कीजिए। तो ये विशेष ध्यान रखना, कुल कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, 9 वर्ष का इसके अंतर्गत कार्यकाल होता है, ये विशेष ध्यान रखना। वही 193 सदस्य इसके अंतर्गत शामिल है, ये भी आपको बात ध्यान रखना। आधिकारिक भाषा के बारे में आपको बात बताई। अब एक चीज और याद रखना कि वर्तमान में भारत की ओर से न्यायाधीश कौन है। यहां वर्तमान में भारत का न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में अगर भारत के न्यायाधीश के बारे में अगर मैं बात करूं तो उस व्यक्ति का नाम है दलवीर सिंह भंडारी, और दलवीर सिंह भंडारी का संबंध राजस्थान के जोधपुर से है। दलवीर भंडारी, और ये दलवीर भंडारी, ये विशेष ध्यान रखना, दलवीर भंडारी राजस्थान के जोधपुर से हैं। ये विशेष बात आपको राजस्थान वालों ध्यान रखना कि दलवीर भंडारी का संबंध कहां से है, तो इसका संबंध जोधपुर से है, और ये 2012 से अब तक लगातार है। 2012 से अब तक, यानी 2012 से अब तक है। अब आप कहोगे साहब ध्यान रखना 9 साल ही, तो ये विशेष ध्यान रखना इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 9 वर्ष का होता है। 2012 में बने थे। अब एक चीज हो कि भारत से प्रथम व्यक्ति कौन था, भारत से प्रथम व्यक्ति किसको, यानी प्रथम न्यायाधीश किसको बनाया गया था, तो ये विशेष बात ध्यान रखना। भारत से प्रथम कौन था, तो भारत से प्रथम व्यक्ति कौन चुना गया था, यह विशेष ध्यान रखना। और भारत से प्रथम व्यक्ति चुना गया था बेनेगल राव, और बेनेगल राव अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत से प्रथम व्यक्ति यानी प्रथम न्यायाधीश चुना गया था। यह विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये 2 चीज याद रखना कि प्रथम कौन था, वो बेनेगल राव था। यह विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। बेनेगल राव कब गया, तो ये 1952 में गया था। यह विशेष ध्यान रखना 1952-53 में इसकी यहां नियुक्ति हुई थी। वर्तमान में कौन है, दलवीर भंडारी है। दलवीर भंडारी का संबंध कहां से है, तो जोधपुर से है। एक बार सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार इसको लाइक जरूर करिए। तो ध्यान रहे मित्रों, आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि आज थोड़ा टॉपिक बड़ा था, इसलिए इसकी प्रश्नोत्तरी नहीं लेकर आया मैं। यह विशेष ध्यान रखना, कल मैं इंडिया ज्योग्राफी की भी क्लास आपके सामने लेकर आऊंगा, भारत के भूगोल के बारे में। यह विशेष बात ध्यान रखना, जो सभी एग्जामों में एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है इंडियन ज्योग्राफी, चाहे वो राजस्थान की एग्जाम हो, चाहे वो इंडिया की एग्जाम हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो, चाहे अपने स्टेट लेवल पे हो। यह विशेष बात आपको ध्यान रखना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है। आप सभी से एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और देहरादून क्लासेज का जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करिए। वहां आपको सभी चीजें यानी सभी कोर्स वहां उपलब्ध होंगे। मेरा यही आपसे एक बार पुनः आग्रह। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।